हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस लेक्चर्स। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो में वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। ये एनसीईआरटी के चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का पार्ट 3 है। अभी तक जो हमने कवर किया है वो है कि व्हाट इज मैटर। जो डेफिनेशन थी वो थी एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। देन हमने डिस्कस किया कि क्या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मैटर के, जो कि डिपेंड करते हैं डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स जिनसे मैटर बना होता है। और इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से जो पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस आता है उसकी वजह से डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर बनता है, मतलब कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर जो होता है वो बनता है। देन वी सॉ कि व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर। क्या है ये डिस्टिंक्ट फॉर्म? नो, नेमली दे आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमने लास्ट वीडियो में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि किस तरह से इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं। इन दिस वीडियो हम देखेंगे कि क्या मैटर जो होता है वो चेंज हो सकता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, मतलब क्या सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या रिकन्वर्ट हो सकता है गैस टू सॉलिड या लिक्विड। तो ये हम इस टॉपिक में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो हम जो एग्जाम्पल लेंगे वो है वाटर का। वाटर जो होता है ये तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। इन सॉलिड स्टेट जैसे कि आइस होती है, इन लिक्विड स्टेट एज वाटर जो हम पीते हैं, एंड इन गैस स्टेट एज वाटर वेपर और स्टीम। तो क्वेश्चन यहाँ राइज होता है कि अगर वाटर जो है इन तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इट इज चेंजिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म, ओके, देन व्हाट हैपन्स इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट। जब ये चेंज होता है, आइस से वाटर बनता है, वाटर जो हम पीते हैं लिक्विड स्टेट में, तो क्या चेंज आता है स्टेट में ड्यूरिंग दिस, देन व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज। जैसे कि वी नो दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स में क्या चेंज आता है जब ये चेंज ऑफ स्टेट होता है। देन थर्डली क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए वो ये है दैट हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस, कि किस तरह से ये चेंज होता है। इन सभी क्वेश्चन के आंसर के लिए लेट्स डिस्कस एन एक्सपेरिमेंट। सो हम क्या करेंगे कि वी विल सी फर्स्ट ऑफ ऑल दो पैरामीटर्स में चेंज जो होगा स्टेट का वो देखेंगे। तो एक पैरामीटर जो हम पहले डिस्कस करने वाले हैं वो कि अगर हम टेम्परेचर में चेंज लाते हैं, हम इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं टेम्परेचर को, तो क्या इफेक्ट होता है इस चेंज पे, चेंज ऑफ स्टेट पे। सो द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो उसके लिए हम सॉलिड स्टेट में वाटर लेते हैं एंड ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक बीकर लेंगे, बीकर में वी हैव पुट क्रश्ड आइस। हमने अभी बताया कि आइस जो होती है ये सॉलिड स्टेट है वाटर की। तो इस एक्सपेरिमेंट का सेटअप जो है वो ऐसा है कि एक ट्राइपॉड स्टैंड है जिसके नीचे हम बर्नर रख रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हीट प्रोवाइड किया है, एक बर्नर रख रहे हैं, क्रश्ड आइस बीकर में है एंड गॉज के ऊपर बीकर रखा हुआ है एंड उसमें हम एक थर्मोमीटर यूज कर रहे हैं। जो हम थर्मोमीटर यहाँ यूज कर रहे हैं वो है लेबोरेटरी टाइप ऑफ थर्मोमीटर। अब डिफरेंस क्या होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर? क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है जो हम घर में यूज करते हैं अगर फीवर होता है, जो डॉक्टर्स यूज करते हैं। तो बेसिक डिफरेंस होता है इनके यूजेज पे ही। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उससे हम ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नोट करते हैं एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स हम लैब में यूज करते हैं। ओके, देन इनका जो रेंज रहता है कि किस रेंज तक ये टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, क्लिनिकल में ये बहुत नैरो होता है। इट इज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो होता है ये थोड़ा वाइड रेंज का होता है, -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को ये मेजर कर सकता है। सो बेसिक डिफरेंस यही आता है क्लिनिकल और लेबोरेटरी में, द रेंज ऑफ टेम्परेचर दे मेजर। तो इस तरह के सेटअप में व्हाट हैपन्स, जैसे ही हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या प्रोसेस होता है, आगे क्या होगा। जब हीट प्रोवाइड करेंगे जो टेम्परेचर होगा सॉलिड का इंक्रीज होगा। यहाँ पे सॉलिड क्या है, क्रश्ड आइस। एंड जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इट ऑल्सो इंक्रीज। लास्ट वीडियोस में ये डिस्कस किया था हमने कि
On increasing the temperature, kinetic energy is energy of motion of particles, वो भी increase होती है and particles they start vibrating with greater speed. जैसे कि यहाँ पे we are using solid and solid के जब हमने characteristic discuss किए थे तो हमने ये बताया था कि solid में particles का जो vibration होता है वो बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है। लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो पार्टिकल्स में वाइब्रेशन शुरू होता है क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है। एंड ये हमने रिलेशन पहले भी बताया था कि मोर द टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर होगा, मोर द टेम्परेचर more is the speed of vibration. More is the speed of vibration of particles. Okay, then what happens, जो एनर्जी सप्लाई होती है हीट से, हीट एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं, उसका मेन काम क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स के बीच में होते हैं उसको ओवरकम करना। ये सब कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट वीडियो में हमने बताए हैं, दैट वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से जैसे सॉलिड होता है, दिस इज सॉलिड, सॉलिड इज ऑल्सो मेड अप ऑफ पार्टिकल लाइक लिक्विड एंड गैस। डिफरेंस ये है कि पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड दे आर रिजिडली पैक्ड, बहुत क्लोज पैक्ड होते हैं, इनके बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। तो जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं, ये जो सिंपल है ट्राइंगल का, ये हीट का सिंबल होता है, दिस इज हीट। जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये पार्टिकल्स वो थोड़े से वाइब्रेट करने लग जाते हैं एंड जो भी एनर्जी सप्लाई होती है तो इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल इज दैट द पार्टिकल्स दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स ओवरकम करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए ये हीट एनर्जी जो है वो यूज होती है। एंड सॉलिड के केस में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो आपको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी देन लिक्विड एंड देन गैस। After this, particles then leave their fixed position, अपनी जगह छोड़ देते हैं। सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल फिक्स्ड होते हैं, they are rigid। ये कैरेक्टरिस्टिक था सॉलिड का, हमने करा था। बट व्हाट हैपेंस नाउ, जब हम हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो पार्टिकल्स दे लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड दे स्टार्ट मूविंग फ्रीली। सॉलिड में फ्रीली मूव नहीं करते हैं, तो बट अब क्या हो रहा है, हीट प्रोवाइड करने की वजह से they have started moving freely. Then a stage is reached when solid melts and is converted into liquid. जब एक चीज अपने सारे कैरेक्टरिस्टिक छोड़ रही है, सॉलिड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वो तब तक ही सॉलिड है जब तक उसके वो कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं एग्जिस्ट कर रहे, वो कुछ और बन रहे हैं उस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ मैटर में, तो वो उस स्टेट में नहीं एग्जिस्ट कर रहा, मतलब अपना स्टेट जो है वो चेंज कर लिया है। एंड जो कैरेक्टरिस्टिक अब आफ्टर द चेंज आ रहे हैं तो वो जिस स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक है उसमें वो मैटर एग्जिस्ट करेगा। तो अब क्या होता है, जब सॉलिड जो है उसको हमने हीट प्रोवाइड की तो उसके सभी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाते हैं एंड वो कन्वर्ट हो जाता है देन टू लिक्विड। हमने यहाँ पे एक वर्ड बोला मेल्ट्स। मेल्ट्स क्या है, पिघलना। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है मेल्टिंग पॉइंट का। ठीक है, वर्ड जो मैंने हाईलाइट किया है मेल्टिंग पॉइंट। ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बेसिकली इट इज द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट हैज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड जो है वो पिघल जाता है, लिक्विड बन जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। यहाँ पे हम प्रेशर चेंज नहीं कर रहे, नॉर्मल प्रेशर जो एटमॉस्फेयर में आम प्रेशर होता है उसी पे ही, उसको क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। जो टेम्परेचर है, बेसिकली दिस इज अ टर्म फॉर टेम्परेचर। सो हियर वी कैन सी द डायग्राम, जैसे इस डायग्राम में शो किया, दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। आप देख सकते हैं दे आर रिजिडली पैक्ड, बिल्कुल एक साथ जुड़े हुए हैं एंड इनके बीच में स्पेस भी कम है। जैसे ये हीट प्रोवाइड होती है इनको, इनमें एनर्जी बढ़ती है एंड दे स्टार्ट
रेंडमली मूविंग, और वो कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में। सो अभी हमने एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन किया, वो है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या था? द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर पे जब सॉलिड जो होता है वो मेल्ट होके पिघल के लिक्विड बन जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही, उसको हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। देन मेल्टिंग पॉइंट जो होता है सॉलिड का, ये इंडिकेशन होता है स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। मतलब एक सॉलिड कितना स्ट्रॉन्ग है ये मेल्टिंग पॉइंट से हम देख सकते हैं, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट पे क्या हो रहा है, पूरे प्रोसेस में जो एक्सपेरिमेंट हमने किया है उसमें जो पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने की कोशिश हो रही है। जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी वजह से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट रहा है। तो जितनी ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ रही है एक टाइप ऑफ सॉलिड को, अगर ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ रही है, मतलब उसके बीच के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड ये एक इंडिकेटर के तौर पे है ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। एंड जो मेल्टिंग पॉइंट आइस का होता है, मेल्टिंग पॉइंट जिसको मेल्टिंग पॉइंट ये होता है 273.16 केल्विन्स। ओके, केल्विन्स एसआई टर्म है टेम्परेचर का। एंड 0 डिग्री सेल्सियस जो है, डिग्री सेल्सियस हम कॉमनली यूज करते हैं डिग्री सेल्सियस, वो है 273.16 केल्विन्स। कन्वीनियंस के तौर पे हम क्या करते हैं, 0.6 हटा देते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं, तो हम लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन्स। ये हम आगे जब कन्वर्जन वाले कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें ये यूज होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन्स के इक्वल होता है। So melting point is an indicator of strength of force of attraction of this part. एक और टर्म है फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है? The process of melting, जो ये प्रोसेस चल रहा है मेल्टिंग का, that is change of solid state into liquid state is known as fusion. ये ओवरऑल जो प्रोसेस चलता है इस प्रोसेस को फ्यूजन कहा जाता है। Then we have another important term that is latent heat of fusion. Fusion हमने किया, जो process of melting होता है in which solid converts to liquid is known as fusion. Latent heat क्या है? हमने जो पीछे एक्सपेरिमेंट किया था, in this experiment we use thermometer. तो इस थर्मोमीटर का क्या पर्पस है? बेसिकली क्या होता है कि जब हम यहाँ से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके, हमने यहाँ से हीट प्रोवाइड करी, तो ये जो टेम्परेचर होता है ये आइस का इंक्रीज नहीं होता, बिकॉज जितनी भी आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो वो यूज हो जाती है आइस जो कि सॉलिड है उसके पार्टिकल्स के बीच के अट्रैक्शन को ब्रेक करने में, ओके, उसको ओवरकम करने में। तो पूरी जो एनर्जी होती है वो हिडन होती है इन पार्टिकल्स के बीच में। सो latent heat of fusion, that is the amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. Latent means hidden. Hidden. ओके, हिडन एनर्जी जो होती है ये हिडन कहाँ होती है? जो आइस सॉलिड स्टेट में है उसके पार्टिकल्स के बीच में। सो that is latent heat of fusion. It is the amount of heat energy that is required, जो आपको required है, आपको जब 1 kg of solid को liquid में convert करने के लिए जितनी energy चाहिए होती है उसको हम कहते हैं at melting point, उसको हम कहते हैं latent heat of फ्यूजन। जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के एट 0 डिग्री सेल्सियस पे, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, ये पानी के जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में अट्रैक्शन को तोड़ने की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज हम हीट ही प्रोवाइड कर रहे थे जो सॉलिड में अट्रैक्टिव फोर्स है उसको ब्रेक करने के लिए। तो वाटर में तो वो ब्रेक हो चुके हैं, तो अब क्या है, वाटर में वो एनर्जी जो होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे 273 केल्विन्स पे वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर, बिकॉज आइस में वो एनर्जी जो होती है वो यूज्ड अप हो जाती है इन ब्रेकिंग द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन दी particles. This was all about when we convert solid to liquid. How we convert? By providing हीट। हम हीट प्रोवाइड करते हैं एंड सॉलिड मेल्ट हो जाता है। ओके, सॉलिड जो होता है वो मेल्ट हो जाता है इनटू लिक्विड। देन व्हाट हैपन्स,
अब अगर हमें स्टेट को चेंज करना है इनटू गैस, तो हम यहाँ क्या करेंगे? तो उसके लिए जैसे यहाँ पे हमने मेल्टिंग पॉइंट की बात की, वी टॉक्ड अबाउट मेल्टिंग पॉइंट, ओके, जिसमें सॉलिड पिघलता है लिक्विड में। नेक्स्ट टर्म जो है इंपॉर्टेंट टर्म हम बात करेंगे वो है बॉइलिंग पॉइंट। जैसे मेल्टिंग पॉइंट है वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट में सेम एक्सपेरिमेंट हम क्या कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं पानी को जैसे उबाला जाता है जब आप चाय बनाते हो या वैसे पानी गर्म होता है तो उसमें क्या होता है, हीट एनर्जी प्रोवाइड की जाती है वाटर को। देन पार्टिकल्स दे स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर, द सेम प्रोसेस, वहां पे भी पार्टिकल्स जो हैं वो फ्रीली मूव करने लगे थे, तो यहाँ पे मूव तो करते ही हैं लिक्विड में, और भी ज्यादा फास्ट मूव करने लग जाते हैं। एंड देन एक टेम्परेचर पे क्या होता है, एक पॉइंट पे क्या होता है, पार्टिकल्स जो हैं दे हैव एनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स ईच अदर, जो आपस में पार्टिकल्स के अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं। लिक्विड एंड गैस की डिस्कशन की थी तो हमने देखा था कि जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जो अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन द पार्टिकल, ये सबसे ज्यादा होता है सॉलिड में, सॉलिड स्टेट में, देन होता है लिक्विड स्टेट में, एंड सबसे कम होता है गैसियस स्टेट में। तो सबसे ज्यादा होता है सॉलिड में, फिर उससे कम होता है लिक्विड में, और सबसे कम होता है गैस में। तो अगर लिक्विड को कन्वर्ट होना है गैस में तो उसको उसके अट्रैक्टिव फोर्स को और कम करना पड़ेगा, तो ही उसका कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगा। तो और हीट प्रोवाइड करने में ये जो बची कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं ये भी टूट जाती हैं, तो जिससे क्या होता है, पार्टिकल्स बहुत फ्रीली मूव करने लग जाते हैं। देन एट दिस टेम्परेचर जो लिक्विड होता है वो अपना स्टेट चेंज करने लग जाता है, स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू गैस। सो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या होगा, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, जब वो उबलने लग जाता है, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो मतलब लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, इट कन्वर्ट्स टू गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट क्या होता है, वाटर का वाटर वेपर, स्टीम, जब स्टीम बन रहा है। सो बॉइलिंग इट्स अ बल्क फिनोमेना, पार्टिकल्स जो होते हैं वो बल्क लिक्विड में दे गेन एनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट, वाटर वेपर बन जाते हैं। देन हमने ये बात की इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर के लिक्विड स्टेट में, एंड उसका एक्सपेरिमेंट हमने यही किया कि वी टुक अ बीकर जिसमें पानी है, नीचे से हीट प्रोवाइड करी, एंड देन यू कैन सी हियर, आप ये देख सकते हो कि यहाँ से वाटर वेपर जो है वो उठ रहे हैं, स्टीम उठ रही है। दिस प्रोसेस इज कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट। सो जैसे हमने पीछे पढ़ा था एक टर्म लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फॉर दिस वी हैव अनदर टर्म लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब आप खुद ही सोच सकते हो इसका क्या मतलब होगा, लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट मतलब हिडन हीट। तो एक पर्टिकुलर स्टेट के चेंज होने से पहले अट्रैक्टिव फोर्स को जब तोड़ना होता है तो पूरी जो हीट एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसी में यूज्ड अप होती है, जो कंटेंट होता है बीकर में वो ही उसको एब्जॉर्ब करता जाता है। तो जो थर्मोमीटर हम लगाते हैं उसमें कोई पर्टिकुलर चेंज नहीं आता एक पॉइंट तक, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, द पार्टिकल्स इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर एट, so the particles in steam that is water vapor at 373 kelvins or 100 degree Celsius, 100 degree Celsius is the boiling point or 373 kelvins is the boiling point of water. They have more energy than the water at the same temperature. तो steam का ज्यादा होता है, and ये जो hidden energy होती है उसको हम कहते हैं latent heat of vaporization. So what is the reason? The particles in steam, they have absorbed extra energy in form of latent heat of vaporization. Then what is the conclusion? क्या conclude कर सकते हैं? That state of matter, number one, it can change into another state. Solid से liquid, liquid से gas, ये changes आ सकते हैं by changing the temperature. आप temperature increase और decrease करोगे, आप चाहे increase करोगे चाहे decrease करोगे, तो जो state होता है एक matter का उसमें change आता है. Then substance around us
They change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat. This is the same thing. जब आप heat apply करते हो तो ये change जो आता है from solid to liquid, liquid to gas. But there are some solid that change directly from solid state to gaseous state and vice versa without changing into the liquid state. कुछ ऐसे होते हैं. So these are the exceptional cases जो solid से डायरेक्टली चेंज हो जाते हैं गैशियस स्टेट, मतलब बीच में लिक्विड स्टेट आता ही नहीं है. उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन. सो a change of state directly from solid to gas without changing into liquid state or vice versa is called as sublimation. This is the definition of sublimation. A change of state directly from solid to gas without changing into liquid state is called sublimation. So what we did till now, we have done that a matter can change from one state to the other. एक state से दूसरी state में convert हो सकता है, जैसे कि इसमें दिस इज द इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं, देन दे कन्वर्ट टू लिक्विड ऑन मेल्टिंग. ठीक है, देन यू कैन सी वेपोराइजेशन हमने पढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट. तो उसमें क्या होता है, गैशियस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं पार्टिकल्स. देखो कितनी वाइड स्पेस है बीच में इनके. देन कंडेंसेशन आप देख सकते हो. ठीक है, कंडेंसेशन हमने अभी नहीं पढ़ाया आपको, आगे वी विल डू इट. कंडेंसेशन में वी कैन कन्वर्ट गैस टू सॉलिड अगेन, रिकन्वर्ट. तो इट इज लाइक अ cycle. Then sublimation हमने किया when solid directly converts to the gas. Okay, so that is sublimation. For sublimation we have an experiment. There are many solid which can convert directly into gas. They are like camphor, ammonium chloride, naphthalene balls जो हम use करते हैं, naphthalene. So here in this china dish we are taking ammonium chloride लिया and we plug it. जो इसके ऊपर जो है हमने इन्वर्टेड एक फनल रख दिया एंड उसका जो माउथ है उसको प्लग कर दिया है कॉटन से. ठीक है, सो दैट जो है वेपर्स एक्सपेल आउट ना हो. तो व्हेन वी प्रोवाइड हीट, अमोनियम क्लोराइड वो डायरेक्टली कन्वर्ट होता है, उसके वेपर्स बनते हैं इनटू गैशियस स्टेट एंड वो यहाँ पे बिकॉज इट कैन नॉट एक्सपेल आउट, ऊपर जाके वो ठंडा होता है दोबारा से एंड इट रिकन्वर्ट टू सॉलिड. तो आप देख सकते हो वो फनल के नेक पे यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा. सो दिस इज सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड हेयर. सो क्या हुआ, यहाँ पे सॉलिड जो है डायरेक्टली वेपर बन के गैस में कन्वर्ट होता है, देन फिर दोबारा है रिकन्वर्ट होता है गैस. सॉलिड डायरेक्टली यहाँ पे हीट अप होके गैस में कन्वर्ट होता है, देन ठंडा होके दोबारा से वो कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में विदाउट दोनों ही टाइम पे, रिकन्वर्जन टाइम पे भी और कन्वर्जन टाइम पे लिक्विड स्टेट पे वो कन्वर्ट नहीं होता. दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन, जिसमें क्या होता है सब्लिमेशन में सॉलिड वो डायरेक्टली कन्वर्ट होता है लिक्विड में. सो अभी तक हमने जो भी पढ़ा उस बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं. दीज आर द इंटरनल क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 1 साइंस. क्वेश्चन इज टेबुलेट the differences in the characteristics of states of matter. एक टेबल बनाना है एंड हमें कमेंट करना ऑन द फॉलोइंग बेसिस. अगर आप इन बेसिस पे रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी, डेंसिटी पे नहीं कर सकते तो यू हैव टू सी द लास्ट वीडियो. हमने इन सब को अच्छे से डिस्कस किया है ऑन द बेसिस कि क्या सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, लिक्विड के क्या होते हैं, गैस के क्या होते हैं. सबसे पहले रिजिडिटी क्या होता है. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू resist the change of its shape एंड की मतलब अपना शेप चेंज ना करे. कौन सा मैटर नहीं करता, कौन सा इजीली कर लेता है. देन कंप्रेसिबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर इन विच इट्स वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड बाय अप्लाइंग फोर्स. आप कंप्रेस कर रहे हो, दबा रहे हो, यू आर अप्लाइंग फोर्स. फ्लूइडिटी, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मैटर टू फ्लो, कि वो बह जाता है. तो ये सबसे ज्यादा किस में होती है, सॉलिड में होती है, लिक्विड में होती है कि गैस में होती है. देन फिलिंग अ गैस कंटेनर. ऑन फिलिंग अ गैस कंटेनर, ऑन फिलिंग अ गैस टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर. तो क्या मतलब शेप रहता है, किस तरह से रहता है अगर आप एक गैस कंटेनर में उसको डालोगे. देन शेप, दे हैविंग अ डेफिनेट बाउंड्रीज और नॉट, कैसी बाउंड्री रहती है. काइनेटिक एनर्जी, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यू टू इट्स मोशन. एंड डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो अगर हम टेबल देखें, सॉलिड दे हैव अ डेफिनेट शेप एंड दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम. जो सॉलिड होता है अगर हम उनकी शेप देखें, उनकी रिजिडिटी देखें,
रिजिडिटी, तो इनका शेप चेंज नहीं होता, इनका डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड में कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, नो डेफिनेट शेप। लिक्विड अटेन द शेप ऑफ द वेसल ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर kept, and gases they have neither definite shape nor definite volume। ये definitions हैं solid liquid gas की जो हम already कर चुके हैं। compressibility की बात करें तो सॉलिड्स जो होते हैं दे आर इनकम्प्रेसिबल, आप इनको दबा नहीं सकते हो, ठीक है। दे हैव अ डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम एंड दे आर इनकम्प्रेसिबल। And liquid they are compressible to small extent, and gaseous they are highly compressible. Then the spaces between them, solid they have very little space between them, and liquids they have greater space between them, and the gases they have, and the gases the space between the particles of gas that is greatest. Other characteristic, force of attraction हम already discuss कर चुके हैं। Then the particles जो होते हैं they cannot move freely, particles of liquid they can move freely, and gaseous particles they are continuous in random motion. So यहाँ पे जैसे हम रिजिडिटी देखते हैं तो सबसे ज्यादा रिजिड कौन होता है? सॉलिड। रिजिडिटी वाइज सबसे ज्यादा होता है सॉलिड, देन लिक्विड कम होता है, एंड सबसे कम होता है गैस। कंप्रेसिबिलिटी अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल होती है गैस, उससे कम होती है लिक्विड, एंड सबसे कम कंप्रेसिबल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है सॉलिड। फ्लूइडिटी बात करें, फ्लो की बात करें, जो सबसे कम फ्लूइडिटी होती है सॉलिड में, देन होती है लिक्विड में, एंड देन होती है गैस में। अब ये फ्लूइडिटी कैसे डिपेंड करती है? डिपेंड करता है कि पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स कैसा है। अगर ज्यादा अट्रैक्शन होगी तो वो फ्लो नहीं कर पाएगा। ओके, देन फिलिंग अ गैस कंटेनर, तो सबसे कम मतलब और सबसे ज्यादा जो इजीली फिल कर लेगा वो होगा गैस, बिकॉज दे आर फ्रीली मूविंग, देयर इज नो अट्रैक्शन, जैसे आप उसमें डालोगे दे विल टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। देन लिक्विड, एंड सबसे कम आप सॉलिड पीस को रखो कंटेनर में तो वो उसका डेफिनेट शेप वॉल्यूम रहेगा, इट विल नॉट चेंज। देन शेप एंड बाउंड्रीज, हमने ये तो डेफिनेशन में ही किया है कि सॉलिड की जो होती है ये डेफिनेट शेप होता है, लिक्विड का शेप जो होता है टेक द शेप ऑफ द वेसल, एंड गैस का भी कंटेनर अगर बंद है तो इट विल टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, अदरवाइज इट विल एक्सपेल आउट। देन काइनेटिक एनर्जी जो होती है, जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है वो सबसे कम होता है सॉलिड में, देन होता है लिक्विड में, एंड देन होता है गैस में। ठीक है, ये सब हम कर चुके हैं डिस्कस कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, देन डेंसिटी जो होता है सबसे ज्यादा सॉलिड में है, देन लिक्विड में है, एंड देन गैस में है। अब ये कैसे है? डेंसिटी एक टर्म है विच इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब कितने पार्टिकल्स हैं, सपोज इतना एरिया है तो कितने पार्टिकल्स हैं इस एरिया में, तो सबसे ज्यादा रिजिडली पैक्ड कौन होता है? सॉलिड होता है, तो उसके ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं, मतलब उसकी डेंसिटी भी ज्यादा है। तो सॉलिड जो है दे आर मोर डेंस देन लिक्विड एंड देन गैस, बिकॉज लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में क्या है, लिक्विड में पार्टिकल्स दे आर फार अवे देन द सॉलिड, एंड गैस में पार्टिकल जो होते हैं ये बहुत ही वाइड होते हैं, द स्पेसेस आर वेरी लार्ज। सो दिस वाज द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीजंस दैट अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। नाउ यहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो बहुत मैटर करते हैं वो है, नंबर 1 है attractive force between the particles, attractive force between the particle, and दूसरा होता है उनकी fluidity और the movement of the particle, movement of particles। गैस के केस में ये दोनों में ही कि गैसेस जो होते हैं इनके बीच में, जो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, एक तो इतने पास नहीं होते पार्टिकल्स, दे आर लाइक दिस, सो अट्रैक्टिव फोर्स जो ये फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स ये बहुत कम होता है, एंड दे आर फ्रीली मूविंग, बहुत कम है, एंड दे आर फ्रीली मूविंग। तो फिर क्या होता है कि जैसे ही आप एक कंटेनर में गैस को डालोगे, इट विल टेक द शेप ऑफ दैट कंटेनर। तो अगर आपने सपोज एक कंटेनर है आपका 5 लीटर्स का है, तो आपने 2 लीटर ही डाला, तो
धीरे धीरे क्या होगा, इसके पार्टिकल्स मूव करते करते पूरा जो है कंटेनर का स्पेस ऑक्यूपाई कर देंगे, बिकॉज गैस दे हैव नो डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम, दोनों ही इनका नहीं होता. सो दैट इज वाई गैस विल टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, बिकॉज इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स बहुत कम है एंड द पार्टिकल्स दे आर मूविंग फ्रीली एंड दे डोंट हैव अ डेफिनेट शेप एंड अ डेफिनेट वॉल्यूम. दैट इज वाई द गैस fills the container or the vessel completely. So the next is a gas exerts pressure on the wall of the container. Now what happens in gas? The particles, they are randomly moving and they hit each other. They collide or they hit each other and the walls of container. So मतलब आपस में भी एक दूसरे से वो हिट करते हैं, कोलाइड करते हैं एंड विद द वॉल्स एज वेल. सो बिकॉज ऑफ दिस, अगर आप देखोगे, अगर आप किसी पे धक्का मार रहे हो किसी चीज पे, तो उस पे प्रेशर पड़ता है. तो बिकॉज ऑफ दिस कोलिजन द गैस एक्सर्ट प्रेशर, वो प्रेशर एक्सर्ट करती है ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड. नाउ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड में जो भी करेक्टरिस्टिक होते हैं, सॉलिड के करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो सब इस टेबल में होने चाहिए कि हम इसको वुडन टेबल को सॉलिड कहें. तो सबसे पहले इनका डेफिनेट शेप होना चाहिए, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम होना चाहिए, तो इसी से हम इसको सॉलिड कहेंगे. तो यू नो दैट वुडन टेबल जो होता है इसका शेप एंड वॉल्यूम डेफिनेट रहता है, तो ये तो क्लियर हो गया. सेकेंड, ये इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, मतलब आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, तो ऐसा भी होता है. थर्ड, ये रिजिड होना चाहिए, अगर आप ट्राई करो फोर्स अप्लाई करने की, यानी एकदम से इसका शेप चेंज हो जाए, तो ये अपने शेप को चेंज करने में रेजिस्ट करेगा. जैसे कि वुडन टेबल के केस में अगर आप बहुत फोर्स लगाओगे तो वो टूट सकता है, बट इट विल नॉट चेंज इट्स शेप, अपना शेप. तो ये तीनों करेक्टरिस्टिक्स जो है ये वुडन टेबल में है, तो दैट इज वाई येस वुडन टेबल इज अ सॉलिड. नेक्स्ट इज वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर, बट टू डू द सेम थ्रू a solid block of wood we need a karate expert. कराटे एक्सपर्ट आपने देखा है कि वो ब्रिक भी तोड़ देते हैं, वुडन स्लैब भी तोड़ते हैं. तो आप ये कैसे होता है, मतलब कि आप एयर में से तो बहुत इजीली अपना हाथ मूव कर सकते हो, लेकिन उसके लिए इट इज नॉट दैट इजी. सॉलिड स्लैब के लिए बहुत इजी नहीं है. रीजन क्या है? ये सब डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स पे. ओके, ऑफ पार्टिकल्स. क्या होता है, हमने देखा है कि सॉलिड में पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, तो आपको बहुत फोर्स और बहुत कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स चाहिए होगा इन पार्टिकल्स को अलग अलग हटाने में, सो दैट आपका हाथ जो है इसके बीच में से मूव कर जाए. ठीक है, बिकॉज अगर आप उसके बीच में से हाथ मूव करना चाहते हो, उसे तोड़ना चाहते हो, पार्टिकल्स को आपको वाइड करना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा, दूर दूर करना पड़ेगा. एंड सॉलिड में ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये बहुत ज्यादा होता है, बट एयर में क्या होता है, ऐसा नहीं होता. एयर में अट्रैक्टिव फोर्स बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल टाइप होती है, तो इट इज ईजी आप इसके बीच में से कुछ भी हाथ निकाल लें, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच के स्पेस भी बहुत ज्यादा है एंड अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है वो बहुत कम होता है. तो इट इज वेरी इजी टू मूव योर हैंड इन द एयर, बट नॉट in the solid block. Now this question, liquids generally they have a lower density as compared to solid, but you must have observed that ice floats on water. What happens? What is density? Density is mass per unit volume. ओके, सो ये एक इन्वर्टेड रिलेशन है. तो मोर द वॉल्यूम, जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना ही कम डेंसिटी होगी, लेस डेंसिटी. आपने अगर ऑब्जर्व किया हो, समर्स में अगर आप अपनी बॉटल को फ्रीज करते हो एंड यू ओपन इट, तो एकदम से पानी बाहर निकलता है,
ठीक है, बॉटल जो होती है, फ्रीज्ड बॉटल होती है, वो एकदम टाइट होती है एंड उसमें से पानी एकदम एक्सपेल आउट होता है। रीजन ये होता है कि जो आइस होती है उसके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में वेकेंट स्पेसेस होती हैं। ओके, दीज वेकेंट स्पेसेस की वजह से आइस का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीजेस, एंड जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। सो दैट इज वाई जो आइस की डेंसिटी होती है वो कम होती है देन दी वाटर। आइस ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन दी वाटर बिकॉज ऑफ विच आइस फ्लोट्स ऑन दी वाटर and maximum density of water is at 4 degree Celsius. So this was all the question. Next हमने एक पैरामीटर जो हमने पढ़ा था that was on the basis of temperature के basis पे क्या change आता है state of matter में. Next हम अब जो करेंगे that will be on the basis of pressure. मतलब अगर हम pressure increase और decrease करते हैं तो क्या change आते हैं. So what happens on applying the pressure and reducing the temperature, हम gases को liquefy करते हैं. अगर आपको किसी गैस को liquefy करना है तो हम उस पे क्या करते हैं, we can apply pressure and reduce the temperature. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसको हम हाई प्रेशर पे स्टोर करते हैं, बहुत हाई प्रेशर पे. तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है वो तो गैस होता है, बट हियर वी आर सेइंग सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये सॉलिड कैसे बनता है, बाय अप्लाइंग फोर्स. हमने क्या किया, जो पार्टिकल्स बहुत दूर दूर थे जैसे ऐसे, उनके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगा दिया सो दैट द पार्टिकल्स दे कम टुगेदर and they solidify. So by applying this force we can solidify liquid. Okay, so also we can liquefy, matlab we can change the state of a gas or a metal. Then solid carbon dioxide they get converted directly to gaseous state on decrease of pressure. जैसे ही आप ये pressure decrease करोगे it can convert directly into the gaseous state without coming into the liquid state. So just like this is sublimation में solid to gas direct था, यहाँ पे gas to solid direct हो रहा है. This is the reason that solid carbon dioxide is also known as dry ice. And the pressure and the temperature they determine the state of a substance whether it will be a solid, liquid or gas. So in this parameter we have discussed that कि pressure apply करने से we can change the state. जैसे हमने solid carbon dioxide के लिए किया था, solid carbon dioxide which is also known as dry ice. So what is the use of dry ice? Particularly it is used for freezing purpose and it keeps the things frozen because of its very cold temperature. बहुत ठंडा compress करके and reduce करके temperature हमने गैस को freeze किया है. -78 डिग्री सेल्सियस तक का temperature होता है and widely हम इसको use करते हैं because बहुत simple है, बस आपको pressure apply करना है और temperature decrease करना है, इसको freeze करना, and it's very easy to handle by using insulated gloves. So this is the question. We have to convert following temperature to Celsius scale. Formula is Celsius scale is equal to Kelvin scale minus 273 kelvins. 0 degree Celsius is equal to 273 kelvins. So here 300 kelvins. So what you have to do, 300 kelvins minus 273 kelvins is equal to 27 degree Celsius. Similarly here 573 kelvins minus 273 kelvins is equal to 300 degree Celsius. Then नेक्स्ट इज व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट, क्या कैसा वाटर किस डिस्टिंक्ट फॉर्म में होगा 250 डिग्री सेल्सियस. हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, boiling point of water is equal to 100 degree Celsius. So at 250 degree Celsius it will be in the gaseous state because boiling point is the point at which the temperature at which water converts to gas. तो यह 100 डिग्री से तो ऊपर ही है 250, तो it will be in the gaseous state. Next is 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, 100 डिग्री तो क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है, isn't it? And हमने किया था कि boiling point पे जब तक latent heat of vaporization नहीं मिलता तो it may be in gaseous state
और इन लिक्विड स्टेट। दोनों ही स्टेट में अवेलेबल होगा। जैसे उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मिल जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू gaseous state. Next question is, for any substance, why does the temperature remain constant during the change of state? ये वही है latent heat of vaporization and latent heat of fusion. हमने ये डिस्कस किया था कि जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो जो हीट एनर्जी जो होती है वो यूज्ड अप होती है टू ओवरकम attraction between the particles. Okay, so this is latent heat जिसे कहते हैं hidden heat. So ये used up हो जाती है to overcome the attractive force between the particle. That is why the temperature remain constant during the change of the state. Then is suggest a method to liquefy atmospheric gas. Atmospheric gas को किस method से हम liquefy कर सकते हैं? यही हमारा last हमने अभी topic discuss किया कि we can liquefy by increasing pressure and by decreasing temperature. तो प्रोसेस में होता क्या है? बेसिकली हमें क्या करना है, पार्टिकल्स को पास लेके आना है। मतलब जो आपके गैसेस के पार्टिकल्स हैं जो बहुत दूर है, इनको पास लेके आना है, उसका करेक्टरिस्टिक चेंज करना है गैस स्टेट से लिक्विड में बनाने के लिए। जहाँ पे पार्टिकल थोड़े पास आ जाए, हम क्या करते हैं, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो दीज पार्टिकल्स विल कम टुगेदर, जिसकी वजह से गैस विल लिक्विफाई, जिसका एग्जाम्पल है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड और ड्राई ice. So this is the method in which we can liquefy atmospheric gas. So this was all for this video. आगे हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. Thank you very much.